हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज क्लास 11th के लिए एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल बेस स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने से पहले हमें उसका थ्योरी बेस पता होना चाहिए। तो अकाउंटिंग एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इसका एक बहुत बड़ा थ्योरी बेस है। उस थ्योरी बेस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब भी आप बुक्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब इस थ्योरी बेस के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। अब बेटा, इस थ्योरी बेस के अंदर हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब जैसे आप देख ही पा रहे हो, अकाउंटिंग के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं ना, है ना। वैसे ही अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। जब ये हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। उसके ना साथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, जो आपको ये आपको इस लायक बना देंगे कि आपकी जो स्टेटमेंट होगी ना वो इंटरनेशनल लेवल की बन जाएंगी। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग का क्या है, थ्योरी बेस है। और आज मैं आपको इस थ्योरी बेस में से बात करूंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाली है। आपके लिए एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं। और ये हैंडमेड नोट्स हैं 100%। और आप इसमें से स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए। तो मैंने बोला अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है, मैं इस पे बात करता हूँ। उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने आपको बता रखा है कि अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अब किसी भी लैंग्वेज को बोलने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि आप हिंदी में बात करें, हिंदी एक लैंग्वेज है, हिंदी एक भाषा है। और हिंदी के बोलने के ना कुछ रूल्स हैं, यानी कि ग्रामर है ना। उस ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम एक सिस्टमेटिक वे से उस लैंग्वेज का यूज़ करें और दूसरों को वो लैंग्वेज समझ आ सके। अब अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। अब अकाउंटिंग ने भी कुछ ना कुछ कन्वे करना होता है यूज़र्स को, अकाउंटिंग के यूज़र्स को। अब उन यूज़र्स को अगर कुछ कन्वे करना है, अगर वो यूज़र्स को कुछ समझ ही ना आए तो फिर फ़ायदा क्या, है ना। तो इसलिए कि लैंग्वेज जो है वो ईजिली हर यूज़र को समझ आए, हम अकाउंटिंग के कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। अब उन रूल्स को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस as rules of grammar exist for language. Similarly, accounting principles exist for the accounting to convey the same meaning to all. है ना, जो हम कहना चाहते हैं वो सबको सेम लगे, सबको एक ही मीनिंग पहुंचे, उसके लिए हम इसके कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। किसके, अकाउंटिंग के। उन अकाउंटिंग के रूल्स को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन adopted by accountants universally while recording the accounting transactions. अब तीन चीज़ें इसको याद करने के लिए, अब तीन चीज़ों को मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल ऑफ एक्शन। बोलिए मेरे साथ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स ऑफ एक्शन। सेकंड चीज, अडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली, अडोप्टेड बाय द अकाउंटेंट्स यूनिवर्सली। थर्ड, while recording the accounting transactions, while recording the accounting transactions। ठीक है, तो तीन चीज़ें हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स हैं किसी काम को करने के, जो कि कौन अडॉप्ट करता है, अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में। वाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय किस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को, किस चीज़ से रिलेटेड, कोई आपकी एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, इनकम है ना, कैपिटल है, सब चीज़ों को। अब बेटा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली बेसिकली हमने दो तरह के बना दिए हैं। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड करते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी इंक्लूड करते हैं। अब सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स की। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर कौन कौन से हैं।
क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। ये जो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस की हमने बात की, कंबाइनली हम इन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। बेटा क्योंकि अकाउंटिंग डील इंसानों की ट्रांजेक्शन से करती है ना। इसमें कोई एनिमल्स या सुपर नेचुरल पावर्स की हम ट्रांजेक्शन नहीं, हम ही रूटीन में बिजनेस करते हैं। और जब हम रूटीन में बिजनेस करते हैं तो हमें ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बिजनेस करते समय। तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स ना आए किसी को, तो हमने कुछ रूल्स बना लिए। तो इसलिए वो रूल बनाए किसने? ह्यूमन बीइंग ने। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसने बनाए हैं? ह्यूमन बीइंग ने। दूसरी चीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है जानते हैं? फ्लेक्सिबल का मतलब है जिसमें चेंज आ सके। एक होता है रिजिडिटी, जिसमें चेंज ना आ सके। बेटा जो अकाउंट्स के प्रिंसिपल है ना, वो उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है। कैसे? आज कुछ बिजनेस एक एनवायरनमेंट है, हम उसमें बिजनेस कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमने रूल्स बनाए हैं। हो सकता है 5 साल बाद बिजनेस करने का तरीका चेंज हो जाए, क्योंकि ये डायनामिक है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है। आज से 15 साल पहले जो एनवायरनमेंट था वो आज नहीं है। बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, अलग अलग टेक्निक, मशीनें, लेबर, है ना। अकाउंटिंग के अंदर भी बहुत सारा आप ये देखो, ये डेवलपमेंट हो चुका है। ये जो अकाउंटिंग है ना बेटा, ये डेवलपमेंट का नतीजा है। डेवलपमेंट का नतीजे का मतलब कि आज से बहुत साल पहले आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अकाउंटिंग का जिक्र किया था। हमारे भारत में अकाउंटिंग का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत पुरानी है। अब जब कौटिल्य ने बताया होगा, अब एज इट इज आज हम वैसा फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं। चेंजेस आके 1494 में लुका पेसियोली एक पर्सन था, है ना, इटली में। उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था, है ना। डबल एंट्री सिस्टम जो आज हम कॉमनली यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है? फ्लेक्सिबल है, इसमें चेंज लाया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है जैसे आज है आगे भी ऐसे ही रहेंगे, आने वाले टाइम में इसमें चेंज आ सकता है। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अब जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है? यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, इनको एक्सेप्ट किया जाएगा, एज इट इज इन्हें फॉलो किया जाएगा। अब जनरली एक्सेप्ट होने के लिए किसी भी चीज़ को या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, ये 3 चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो वो जनरली एक्सेप्टेड होगा। क्या? सबसे पहला है रेलेवेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है फिजिबल। यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करना चाह रहे हो या जो रिजल्ट निकालना चाह रहे हो, अगर वो आपके यूज़र्स के अकॉर्डिंग है, यूज़र्स उसे यूज़ कर सकते हैं, यूज़र्स के लिए रेलेवेंसी है, फिर तो वो जनरली एक्सेप्टेड होगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए बेटा? इसके अंदर पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए। पर्सनल बायस का मतलब होता है पक्षपात। जैसे हम बोलते हैं ना, यार ये हमारे साथ पक्षपात करता है, ये जो है किसी की अपने अपने फेवरेट को तो अच्छा बता देता है, दूसरों को अच्छा नहीं बताता, इन्हें ज़्यादा नंबर दे देता है, इन्हें नहीं देता। तो हम बोलते हैं कि वो बायसनेस है वहाँ पर। अगर जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हो ना, उसके अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मेरा जो फ़ायदा है बस मैं वो वाली चीज़ें निकालता जाऊँ, बाकी चीज़ें ना दिखाऊँ। मुझे एग्जैक्ट पिक्चर शो करनी होती है अकाउंट्स की, ठीक है। तो पर्सनल बायस जो है नहीं होना चाहिए, तो वो एक्सेप्टेड होगा। अगर उसके अंदर बायसनेस होगी तो सारे उसे एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे, है ना। उसके बाद है फिजिबल। फिजिबल का मतलब जो किसी बिना डाउट के अप्लाई किया जा सके। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तभी जनरली कोई एक्सेप्ट तभी करेगा ना भैया, उसे हम बिल्कुल एज इट इज हम समझ गए, हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जनरली एक्सेप्ट होने के लिए 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? रेलेवेंसी, ऑब्जेक्टिव एंड फिजिबिलिटी, ठीक है। अगर ये 3 चीजें होंगी तो वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे? जनरली एक्सेप्टेड होंगे। तो ये जो थे, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनके कुछ फीचर्स थे। अब हम कॉमनली बेटा, जब मैंने कॉन्सेप्ट की बात की, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशंस, है ना, पोस्टुलेट्स, इनको ओवरऑल हमने एक वर्ड दे दिया। जो ये सारे रूल्स हैं ना, इन रूल्स को ओवरऑल हम एक वर्ड दे देते हैं जिनको बोलते हैं गैप्स। क्या बोलते हैं? गैप्स, जिसका मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ये ऐसा लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, काफ़ी सारे हैं इसमें, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक बार फिर बोलिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स।
ठीक है। तो गैप वर्ड हमने ये सभी कॉन्सेप्ट्स को, है ना, कन्वेंशंस को जो मैंने पहले बताया था, इनको कंबाइनली सबको हम गैप बोल देते हैं। ये सारे क्या हैं, ये गैप क्या है, जनरली एक्सेप्टेड क्यों है, ये हमने देखा। और ये करेगा क्या, आपको आपके अकाउंटिंग जो भी रूल्स हैं, है ना, अकाउंटिंग के जितने भी तरीके हैं उन्हें फॉलो करने में आपको मदद करेगा। आपको पता चल जाएगा भैया ये इस समय ये ऐसे एंट्री करनी है, इसकी ऐसे एंट्री करनी है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना है, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज गैप। तो इन्हें कॉमनली क्या बोला जाता है, गैप्स बोला जाता है, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब मैं सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स की बात थी, मैं उनकी कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो देख लीजिए। बेटा जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये कुछ बेसिक अजम्पशंस होती हैं। क्या होती हैं, बेसिक अजम्पशंस होती हैं, जो क्या करती हैं बेटा, आपको ना आपकी अकाउंटिंग का काम करते समय आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। यानी कि मान लो मैंने फ्रेमवर्क बना दिया, ये मैंने ना लिमिटेशंस की बाउंड्री खींच दी, अपनी इन हदों के बीच में रहकर आपने अकाउंटिंग का काम करना है। तो ये जो अजम्पशन होती हैं ये आपको बताती हैं कि आपको अकाउंटिंग कैसे ट्रीटमेंट कैसे करना है, आपको फ्रेमवर्क दे देती हैं ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये बेसिक अजम्पशंस होती हैं जो आप फॉलो करते हो जब ट्रांजैक्शंस करोगे। कौन सी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, ये इन अजम्पशन को सोचकर ही आप अपना जो है काम करोगे। तो पहली जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता क्या है, जिसका मतलब है, अब ये गोइंग कंसर्न क्या है, गोइंग कंसर्न बेटा इसका मतलब है चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, रुकना ही नहीं है, चलते जाइए। वो एक बहुत पुराना सॉन्ग भी है ना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अब इसमें अलविदा नहीं कहना आपने, यानी कि आपका बिजनेस जो है, अब ये मान के नहीं करते कि मैंने कल बंद करना है बिजनेस, 2 महीने बाद मैं बिजनेस बंद कर दूंगा। जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, आप ये मान के शुरू करते हैं कि मैंने चलते जाना है, चलते जाना है, यानी कि मैंने बिजनेस रोकना नहीं है। ये मानकर बिजनेस नहीं करते कि मैं 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद बिजनेस बंद कर दूंगा। जब भी आप बिजनेस शुरू करोगे आप ये सोच के चलोगे मेरा बिजनेस सालों साल चलेगा, है ना। तो इसे बोलते हैं गोइंग कंसर्न बेटा। इसी वजह से तो फिक्स्ड एसेट्स का कॉन्सेप्ट है। फिक्स एसेट का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी एसेट जो बिजनेस में लंबे टाइम तक यूज की जाएंगी। अगर आप बिजनेस लंबे टाइम तक चलाना ही नहीं चाहते तो फिर फिक्स एसेट का मतलब क्या, है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसलिए ही जुड़े हुए हैं। तो गोइंग कंसर्न का देखो मतलब क्या है, इट इज अज्यूम दैट, यानी कि गोइंग कंसर्न के हिसाब से हम क्या अज्यूम करते हैं, बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, बहुत लंबे टाइम तक चलता रहेगा। नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस इन द नियर फ्यूचर, आप ये नहीं सोचते कि शुरू में हम थोड़े दिनों में हम बिजनेस को बंद कर देंगे। इसलिए भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का था जो लॉन्ग टर्म नेचर के थे, जो मैंने बताया था, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आते हैं, जैसे लैंड परचेज कर ली, बिल्डिंग परचेज कर ली, ये सारी फिक्स एसेट्स हैं, लॉन्ग टर्म नेचर की एसेट्स हैं जो बिजनेस में लंबे 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 सालों तक यूज की जाती हैं। तो हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, बिजनेस लंबे टाइम तक चलता रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब ये कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अब कंसिस्टेंसी का मतलब बेटा, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है उससे पहले आप ये समझ लीजिए बेटा। जब भी सचिन तेंदुलकर जी बैटिंग करने आते थे ना, हम उनके लिए बोलते थे यार ये प्लेयर बड़ा कंसिस्टेंट है, ये अपनी बैटिंग को लेकर बड़े कंसिस्टेंट है, पिछली बैटिंग में भी इतने रन बनाए थे, अभी भी इतने, उससे पहले भी इतने, उससे पहले भी इतने, कंसिस्टेंट हैं, सेम लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। ठीक है। तो जब आप अकाउंटिंग का काम करेंगे, अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लीजिए इस साल मैं अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिजनेस के अंदर, ठीक है, और इस साल मैंने कोई मेथड फॉलो किया,
अब अगले साल मैं चला गया, मैं कोई और मेथड फॉलो कर रहा हूँ, उससे अगले साल मैं कोई और मेथड फॉलो कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, क्या इस साल का नेक्स्ट ईयर से मैं कोई कंपैरिजन कर पाऊंगा? इस साल तो मेरा रिजल्ट कुछ और आएगा क्योंकि मैंने मेथड ही कुछ और फॉलो किया है। अगले साल कुछ और रिजल्ट आएगा, अगले साल कुछ और रिजल्ट आएगा। तो बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हों, आप उनका कंपैरिजन कर सकें, कंपैरिजन तो करोगे ना एज अ बिजनेसमैन, कि आपने क्या खोया क्या पाया, हम प्रोग्रेस पे जा रहे हैं या हमारी डिमोशन होती जा रही है। तो ये देखने के लिए, ये करने के लिए हमें अकाउंटिंग कहती है कि हमें कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। अब ये क्या कहती है, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। साल दर साल हमें कंसिस्टेंटली वही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, चेंज नहीं करनी है। दिस वुड हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो फॉर कंपैरिजन। एक तो आप भैया अपने अकाउंट्स को खुद ही अच्छे से समझ पाएंगे, और दूसरी चीज़ आप क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन। बेटा, कंपैरिजन करने के लिए हमेशा बेस सेम होने चाहिए। इस साल वाला बेस अगले साल वाला बेस अगर अलग अलग होगा तो कंपैरिजन किस चीज़ का? क्या आप ऊंट का इंसान से कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, ऊंट एक एनिमल है, इंसान ह्यूमन बीइंग। अब इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम इंसानों का इंसानों के साथ ही कंपैरिजन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डेप्रिसिएशन की वर्ड मैंने पहले आपको बताया था बेसिक टर्म्स के अंदर, जिसका मतलब था कि जो आप फिक्स एसेट यूज़ करते हैं लैंड को छोड़कर, ज़मीन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता होता बेटा, ज़मीन की वैल्यू बढ़ती होती है। बाकी जो फिक्स एसेट है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, मशीनरी है, अब इनको जब आप परचेज करेंगे और एक साल तक मान लो आपने यूज़ कर लिया, तो जब परचेज किया था और एक साल के बाद क्या इनकी वैल्यू सेम रहेगी? कुछ ना कुछ वैल्यू में कमी आ जाएगी ना, उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई मेथड्स हैं, पर मैंने मान लो जनरली दो मेथड्स को मैं फॉलो करता हूँ। पहला है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दूसरा स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये दोनों होते क्या क्या है ये देखो। जैसे मान लो मैंने 10 लाख रुपए की एक जो भी लैंड परचेज की, लैंड बिल्डिंग परचेज की, लैंड वर्ड मैं नहीं यूज़ करूँगा यहाँ पर, मैं अब यूज़ करूँगा मशीनरी। चलिए, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है। मैंने मशीनरी परचेज की बेटा 10 लाख रुपए की, और 10% उस पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। अब 10 लाख का यानी कि 10 लाख इंटू 10/100 जब मैं करूँगा तो वो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपए आ जाएगा। यानी कि जब एक साल तक मैं इसको यूज़ करूंगा ना, तो जनरली ये ना ये मेरे को परसेंटेज दी होती है कि ये जब आप जनरली इसको यूज़ करते हो तो एक साल के अंदर इसकी वैल्यू 10% गिर जाती है। तो 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए। तो जब मैंने पहले साल 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो एक साल के बाद मेरी एसेट की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9 लाख। 10 लाख थी स्टार्टिंग में, 1 लाख की वैल्यू कम हो गई तो कितनी होगी? 9 लाख। उसके बाद 1 लाख अगले साल फिर लग गया, कितनी रह गई? 8 लाख। फिर अगले साल 3rd लाख, फिर कितनी रह गई? 7 लाख। अब जो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 1-1 लाख ही, जितना शुरू में कैलकुलेट किया ना 1 लाख रुपए, लास्ट तक उतना ही लगता रहता। तो ये 9 लाख, 8 लाख, 7 लाख, इसमें एसेट की वैल्यू कितनी आ गई तीसरे साल के बाद? 7 लाख रुपए। अब मान लो मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करूं, इसमें क्या होता है? पहले साल आपने कैलकुलेट किया 1 लाख, अब एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 9 लाख। अब अगली बार अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, अब इसमें 1 लाख नहीं लगेगा, इसमें जो बची हुई वैल्यू होती है उस पर लगता है। इसमें जो स्टार्टिंग में कैलकुलेट होता है वही लगता रहता है। इसमें बची हुई वैल्यू कितनी रहेगी? 9 लाख। अब 9 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 90,000। अब 90,000 वैल्यू कम हो गई 9 लाख में से, तो कितनी रह गई? 8,10,000। 9 लाख में से 90,000 गए, 8,10,000 रुपए रह गए। अब उसके बाद 3rd ईयर में अब इस ये बची हुई वैल्यू पर 10% कितना लगा दो? 81,000। अब ये रह गई यहाँ पे कितनी? 7,29,000। देखो रिजल्ट अलग अलग आ गए। यहाँ पर आपकी एसेट की वैल्यू आ रही है 7,29,000, यहाँ पे आ रही है एसेट की वैल्यू 7 लाख रुपए। तो भैया अगर आप अलग अलग मेथड यूज करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इस साल तो आप स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दो, अगले साल आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दो, आपकी बैलेंस शीट की वैल्यू भी अलग आएगी और जो आपका प्रॉफिट है ना वो भी अलग आएगा। देखो यहाँ पर जो आपका लॉस है वो कितना? 1-1 लाख रुपए होता जा रहा है। यहाँ पर पहले साल में 1 लाख हुआ है, फिर 90,000 हुआ है, फिर 81,000 हुआ है ना। तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो भी अलग अमाउंट का निकलेगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बोलती है कि इस जो आप एक बार प्रैक्टिस चूज कर लें कि हम ये वाली इस मेथड से करेंगे, तो आप साल दर साल उन्हीं चीज़ों को अप्लाई कीजिए ताकि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल बन सकें। सॉरी। नेक्स्ट है अक्यूरल कॉन्सेप्ट। अक्यूरल कॉन्सेप्ट का मतलब बेटा जनरली ये है कि आज का बिजनेस सिर्फ कैश पे नहीं चलता। क्या कोई ऐसा बिजनेस का मुझे नाम बता सकते हो जो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही करता हो, उधार नाम का शब्द ही ना हो वहां पर? अब वो तो है ही,
दूसरी चीज़ एक और एक्यूरल कॉन्सेप्ट और क्या बोलते हैं अभी भैया, जब भी आप रेवेन्यू यानी कि सेल, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, सेल, और या एक्सपेंसेस, जब भी आप एक्सपेंसेस की या रेवेन्यू की जब एंट्री करेंगे रिकॉर्ड, आप कब मानेंगे कि मेरी सेल हो गई या कब मानेंगे मेरा एक्सपेंस हो गया। बेटा सेल के केस में मान लीजिए ए ने बी को कोई गुड्स बेची हैं, अब गुड्स बेचा तो गुड्स किसको ट्रांसफर कर दी, बी को, यानी कि टाइटल, टाइटल का मतलब ओनरशिप, अब गुड्स का ओनर कौन बन गया, बी। बी लीगली ए को पैसे पे करने के लिए लाइबल हो गया, बी ने ए को पैसे देने, क्योंकि ए ने बी को माल बेचा है। अब बेटा ये नहीं है कि जब पैसे आ जाएंगे तब मैं सेल मानूंगा, ठीक है, तब नहीं है कि जब पैसे आएंगे तब मैं सेल मानूंगा। मेरी सेल हो गई जब मैंने अपना ये टाइटल गुड्स का जो है इसको ट्रांसफर कर दिया, चाहे मेरे को कैश मिला है चाहे नहीं मिला, मेरी सेल बन गई वो। तो बेटा सेल का मतलब ये नहीं कि कैश आ गया, सेल का मतलब है कि हमने जो उसकी ओनरशिप है ना माल की वो ट्रांसफर कर दी। सो रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू व्हेन दे आर अर्नड, नोट व्हेन दे आर रिसीव्ड इन कैश। जब कैश आएगा तब मेरी सेल नहीं है, जब मैंने बेच दिया माल तो मैंने अपनी सेल मान ली, यानी कि उधार वाली बात हो गई ना। नगद ऐसा नहीं है कि नगद होगा तभी कैश बेसिस, कैश में जब सेल आएगी तभी सेल मानूंगा, नहीं। अब उसके बाद एनी रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन दे आर पेड। मैंने कोई खर्चा, कोई चीज परचेज कर ली, किसी को देने हैं, मैंने किसी से काम करवा लिया, चाहे मैंने किसी को सैलरी देनी है, अभी मैंने दे नहीं, मैंने काम करवा लिया उसको, तो बेटा वो मेरा एक्सपेंस है, चाहे मैंने उसको कैश पे किया है चाहे नहीं पे किया, मैं उसको अपना खर्चा मान के ट्रीट करूंगा, भैया मेरा खर्चा हो गया, चाहे एक बिजनेस से कैश गया है चाहे नहीं गया। जब सेल सेल है, खर्चा खर्चा है, चाहे वो कैश में आए या चाहे नहीं आए। बात समझ आ गई, यही एक्यूरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो गैप अलाउस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑन एक्यूरल बेसिस, नॉट कैश बेसिस। यानी कि जब कैश आएगा तभी मैं अपना खर्चा मान के उसको रिकॉर्ड करूंगा, लिखूंगा जी मेरा 5,000 रुपये खर्चा हो गया, मैंने पे नहीं किया पर मैंने देने हैं ना 5,000 रुपये, तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा मेरा खर्चा है। सेल, चाहे मेरे पास पैसा आया नहीं, मेरी सेल हो गई ना, माल चला गया ना, तो मैं सेल अपनी इनकम दिखा लूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्यूरल के बेसिस पे जो गैप है, जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो आपको लो करते हैं कि आप इसके बेस पे अपना काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने, मैसर्स राम एंड सन्स परचेज कंप्यूटर ऑन 1 जनवरी 2020। अब 1 जनवरी 2020 को राम एंड सन्स में क्या परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, कितने का, 5 लाख रुपए का। अब पैसे कब पे करने हैं, 30 मार्च को 2020 को। परचेज कब कर लिया, 1 जनवरी को ही, और पे कब करने हैं, 30 मार्च को। तो भैया ऑन 1 जनवरी एसेट्स वुड बी रिकॉर्डेड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अब 1 जनवरी को भैया आपके पास एसेट कंप्यूटर आ जाएंगे, लाइबिलिटी का मतलब अभी पैसे दिए नहीं ना, तो साथ के साथ आप लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करोगे, मैंने 5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। अब इसमें कैश गया नहीं, फिर भी हमने रिकॉर्ड कर ली एसेट्स। ऐसे कोई एक्सपेंस का केस होता है वो भी ऐसा ही होता है, चाहे मैंने किसी को मैंने किसी से काम करवा लिया, मैंने सैलरी देनी है, जैसे अब कौन सा मंथ चल रहा है, अब चल रहा है अप्रैल, अब अप्रैल पूरा खत्म हो जाए 30 तारीख तक, अब मैंने उसको अप्रैल की सैलरी नहीं दी, अभी तक कैश में नहीं दी, पर मैंने उससे काम तो करवा लिया, मैं लाइबल तो बन गया ना, तो ये मैं एक्सपेंस मान के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना खर्चा दिखाऊंगा, जी मेरा खर्चा सैलरी का अप्रैल का, ठीक है, चाहे कैश में गया है चाहे नहीं। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस थी, ये कॉन्सेप्ट्स थी जो हम फॉलो करते हैं जब भी हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और फिर भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, हमने एक फेसबुक व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और वो लोग जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 11वीं और 12वीं का जो कॉमर्स स्ट्रीम है उसको आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ाऊंगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद।